नमस्कार दोस्तों, पीसीएस क्रांति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग घटनासार के करंट अफेयर्स को लगातार लेके चल रहे थे, जिसमें से हमने राष्ट्रीय पोर्शन लगभग आधा खत्म कर लिया था। उसके बाद अब आधे पोर्शन और बचा हुआ राष्ट्रीय का। इसके बाद आर्थिकी हम लोग देखेंगे या फिर अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे। उसके बाद फिर जो छोटे सेगमेंट होते हैं, जैसे कि पुरस्कार हुआ, नियुक्तियाँ हुए, निधन, युद्धाभ्यास, ये सब चीज़ें देखेंगे। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, हम लोग जो आर्थिकी और रैंकिंग और अंतर्राष्ट्रीय, ये तीनों बिंदुओं को देखेंगे, जिससे कि ये हमारा समाप्त हो जाएगा पूरा घटनासार। इसके अलावा आपको घटनासार एक और आएगी इसके बाद भी, जिसमें पूरा कंपाइल ही होगा, और उसमें लगभग आप अगर इस वाले घटनासार को पढ़ लेंगे, जो कि नवंबर से लेके 8 अप्रैल तक है, अगर इसमें लगभग बिंदु को आप कवर कर लेंगे, तो वहाँ से अगला जो घटनासार आएगा उसमें लगभग 70% या 80% तो सेम ही होगा। बाकी 1-2 महीने का जो एक्स्ट्रा होगा वही एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, तो हम लोग अपने इस राष्ट्रीय पोर्शन का, जो कि हमारे तीसरा क्लास है, इसको समाप्त करेंगे इसमें राष्ट्रीय पोर्शन को पूरा, और उसके बाद फिर हम लोग नए बिंदु को अपना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना तीसरा क्लास राष्ट्रीय पोर्शन का। तो आज का पहला बिंदु है, बंगाल लगातार तीसरे साल पक्षी गणना में भारत में सबसे आगे। दोस्तों, अभी हाल ही में पक्षियों की जनगणना हुई थी, तो उसमें ही बंगाल ने अपना पहला स्थान हासिल किया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, यह जो काउंटिंग की थी बर्ड की, उसको उस कार्यक्रम में इसी के तहत जनगणना की गई थी पक्षियों को। ठीक है, उसका नाम था ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। ठीक है, यह दुनिया के सबसे बड़े पक्षी गणना कार्यक्रमों में से एक है। ठीक है, इसका आयोजन जो हुआ था ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट का, GBBC 2025 का आयोजन 14 से 17 फरवरी तक हुआ था, जिसमें कुल भारत भर में 1068 पक्षी प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया। यानी कि भारत में 1068 पक्षियों को रजिस्टर किया गया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल ने इसमें से 543 पक्षी प्रजातियां तो अकेले पश्चिम बंगाल में, यानी कि आधे से अधिक प्रजातियां तो केवल पश्चिम बंगाल में ही पाई जाती है। इस तरीके से पक्षियों का जो जैव विविधता और सक्रिय पक्षी प्रेमी का योगदान जो पश्चिम बंगाल में है, वह अन्यत्र किसी राज्य में नहीं है भारत के। ठीक है, GBBC 2025 में पश्चिम बंगाल की शानदार उपलब्धि यह दर्शाती है कि राज्य ने न केवल पक्षियों की विविधता में समृद्ध है, बल्कि पक्षी संरक्षण और जागरूकता प्रयासों में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अगर उस पश्चिम बंगाल में क्षेत्रवार देखा जाए, तो दार्जिलिंग ने बंगाल में सर्वाधिक 252 पक्षियों की गणना की है। ठीक है, और 24 परगना, जो कि पश्चिम बंगाल का एक जिला है, वहां पर 513 चेकलिस्ट अपलोड की गई हैं। अब इस दौरान जो कुछ दुर्लभ पक्षी देखे गए थे, उसमें ईसेबिल जलोंग उत्तर बंगाल में, स्पॉटेड क्रैक बारुईपुर में, कॉमन स्टार्लिंग मालदा में देखा गया था। ठीक है, अब और जो प्रमुख राज्य थे जहां पर सर्वाधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई गई थी, वो है पश्चिम बंगाल में 543 नंबर 1 पे रहा, उत्तराखंड 446 नंबर 2 पे, असम 414 नंबर 3 पर, और महाराष्ट्र 414 ये भी नंबर 4 पर रहा, कर्नाटक 380 के साथ 5वें स्थान पर रहा। ठीक है, तो आपको यह बिंदु सारे याद कर लेने होंगे। 2025 में 5300 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें से 344 बंगाल के थे। ठीक है, और जो यह GBBC है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, यह 1998 से शुरू हुआ था, और भारत ने इसमें 2013 में भाग लेना शुरू किया था। यानी कि भारत ने GBBC में 2013 में भाग लिया था। ठीक है, अब हम अपना अगला बिंदु देखते हैं। भारत डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। डिजिटल पायलट लाइसेंस क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। यह क्रू के लिए, फ्लाइट क्रू जो होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस EPL लॉन्च किया है, और वो भी किस रूप में, डिजिटल रूप में। इस पहल के साथ भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया जिसने डिजिटल लाइसेंसिंग प्रणाली को अपनाया है। ठीक है, यह जानकारी जो दी गई है कि भारत डिजिटल लाइसेंसिंग प्रणाली अपना रहा, वह नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन से अनुमोदन के पश्चात 30 फरवरी 2025 को इसे शुरू किया। ठीक, इस पहल का उद्देश्य यह है कि पायलटों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को आसान बनाना और डिजिटल
पहल को और बेहतर रूप में स्थापित करना, सुरक्षा, पारदर्शिता, दक्षता को बढ़ावा देना तथा विमानन क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन को गति देना। ठीक है, तो इससे संबंधित यही महत्वपूर्ण बातें थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। और एक बिंदु और है इसमें कि हवाई अड्डों के लिए डिजिटल ट्विन सिस्टम विकसित किए जाएंगे, जिससे रियल टाइम निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। यह भी बिंदु आप देख लेंगे। अब देखते हैं अपना अगला करंट अफेयर का भाग। भारत की पहली समर्पित जीसीसी नीति 2025 लॉन्च कर दी गई है। ठीक है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति 2025 का नाम है। तो भारत की पहली, मतलब किसी राज्य द्वारा भारत में पहली बार जीसीसी नीति लॉन्च की गई तो वह है मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश ने भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी का अनावरण किया है। ठीक है, अब यह जीसीसी क्या होता है, इस नीति का बनाने का उद्देश्य क्या है, यह हम देखेंगे। सरकार ने इस पहल का जो उद्देश्य है जीसीसी का, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, इस पहल का उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना। और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ने जो यह काम किया है इस नीति को लाकर, उसमें यह क्या करेगा कि इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे टीयर 2 शहरों में वैश्विक नवाचार और सहयोग तंत्र के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करेगा। ठीक है, मतलब यह है कि जीसीसी के तहत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के लिए कि जो विनिर्माण क्षेत्र है, उद्योग है, उस उद्योग को अपने यहाँ बढ़ावा देगा और जो उसके शहर हैं वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित करेगा जिससे कि विनिर्माण क्षेत्रों का, उद्योगों का वहाँ पे स्थापना बहुत आसान हो सके। ठीक है, इस तरीके से इन शहरों को टीयर 1 स्तर की बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए आकर्षक गंतव्य बनेगा। ठीक है, अब जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों को आश्वासन दिया है कि राज्य विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करेगा ताकि व्यवसायों को विस्तार में कोई कठिनाई न हो, यानी कि जो व्यवसायी आएंगे उनके विस्तार में उसके लिए कोई समस्या ना हो। तो इस तरीके से इस नीति के तहत मध्य प्रदेश जीसीसी स्थापित करने वाली कंपनियों को 40% तक की पूंजी सब्सिडी, यानी अधिकतम 30 करोड़, यानी कि प्रतिशत में देखा जाए तो कुल पूंजी का तो 40% अधिकतम, और पूंजी में देखा जाए तो 30 करोड़ रुपए वह मध्य प्रदेश सरकार उसे सब्सिडी के रूप में भी देगा। ठीक है, जैसे कि भूमि सस्ता कर देगा, बिजली कम रेट पे लेगा, इस तरीके से सब्सिडी सिस्टम वहाँ प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो व्यवसाय करने में आसानी बनाने के, यानी इस जीसीसी नीति के तहत मध्य प्रदेश ने व्यवसाय को आसान बनाने के लिए नो क्वेरी पोर्टल शुरू किया। ठीक है, जो कि एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, जिससे कि कोई भी काम करवाना होगा, कोई भी चीज़ होगा, कोई लाइसेंस लेना है या फिर कोई बात है, तो ये सब के लिए सीधे नो क्वेरी पोर्टल पे जाकर आप सिंगल विंडो वहाँ लॉगिन करके अपने काम को करा सकते हैं आसानी से। ठीक है, यानी कि व्यवसाय में बहुत ही सुलभता होगी। ठीक, अब देखते हैं अपने अगले बिंदु को। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है। यह किया गया 14 जनवरी 2025 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है, और ये श्री पल्ले गंगा रेड्डी को बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये सारा बिंदु महत्वपूर्ण है। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर, नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है, और इसके प्रथम जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए वह है पल्ले गंगा रेड्डी। ठीक है, बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा आयुष मंत्रालय, औषधि विभाग, किसान और कृषि कल्याण विभाग तथा वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधियों को इसमें नामित किया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हल्दी के जो उत्पादन के जो 2 शीर्ष राज्य हुआ है महाराष्ट्र और तेलंगाना, और तकाडोंग हल्दी के लिए प्रसिद्ध मेघालय के प्रतिनिधि भी इस बोर्ड में शामिल होंगे। और इसका मुख्यालय, दोस्तों इस बोर्ड का मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, यह बिंदु भी महत्वपूर्ण है, इसका मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में स्थापित किया जाएगा। इसमें 20 राज्य जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मेघालय हल्दी किसानों के हितों पर ध्यान केंद्रित करेगा। बोर्ड हल्दी से संबंधित उत्पादों के अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करेगा। हल्दी को गोल्डन स्पाइस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो यह था इस बिंदु से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, और भारत में लगभग 10.74 लाख टन हल्दी का उत्पादन होता है। ठीक है, और भारत विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। भारत में 70% वैश्विक हल्दी उत्पादन होता है। आप यह बिंदु भी नोट डाउन कर लेंगे। अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। यह भारत की सबसे बड़ी हवाई अड्डा परिचालन कंपनी GMR UNGC में शामिल हो गया है। ठीक है, GMR
यह भारत की सबसे बड़ी हवाई अड्डा परिचालक कंपनी है। GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड ने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC में शामिल होने की जानकारी दी है। अब देख लेते हैं कि यह संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट क्या है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होकर GMR एयरपोर्ट ने अपनी रणनीतियों और संचालन को इसके 10 मूल सिद्धांतों के अनुरूप बनाने का संकल्प लिया है, जो मानवाधिकार, श्रम, पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों पर केंद्रित है। ठीक है, कंपनी GMR ने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। GMR एयरपोर्ट्स जो है वह संचालित सभी हवाई अड्डे, यानी कि GMR एयरपोर्ट्स के अंतर्गत जितने भी हवाई अड्डे हैं उनको US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल USGBC या इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन भी प्राप्त है। ठीक है, तो यह दिखाता है कि GMR एयरपोर्ट्स जो है वह SDG को कितना प्रमोट कर रहा है। ठीक है, GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड गेल दुनिया की अग्रणी हवाई अड्डा परिचालक कंपनियों में से एक है, जिसके पास 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है। यह कंपनी GMR एयरो ब्रांड के तहत ड्यूटी फ्री, खुदरा, खाद्य एवं पेय पदार्थों, कार्गो, पार्किंग और परिचालन सेवाएं प्रदान करती है। GMR एयरपोर्ट के तहत दिल्ली, हैदराबाद, गोवा, इंडोनेशिया के मेडान में प्रमुख हवाई अड्डों का संचालन किया जाता है। साथ ही फिलीपींस के मक्तान सेबू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तकनीकी सेवाएं प्रदान भी की जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से GMR जो कि भारत का है और ये विदेशों में भी कंपनियों का एयरपोर्टों का संचालन करता है। यह कंपनी विशाखापट्टनम, भोगापुरम और ग्रीस क्रीट में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का भी विकास भी कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये सारी बातें आपको नोट डाउन भी कर लेंगे है। और GMR समूह अपनी CMR इकाई GMR वरा लक्ष्मी फाउंडेशन के माध्यम से समुदायों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है। ठीक है, तो यह सब आप बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे या देख लेंगे। ठीक है, मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले द्विमुखी सौर संयंत्र का उद्घाटन। दोस्तों, आवास और शहरी मामलों तथा बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली के ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन पर 18 फरवरी 2025 को मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले ऊर्ध्वाधर द्विमुखी बाईफेसियल सौर संयंत्र का उद्घाटन भी कर दिया है। ठीक है, उन्होंने खैबर दर्रे डिपो में स्थापित 1 मेगावाट के रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र का भी उद्घाटन किया। ठीक है, तो जो यह ऊर्ध्वाधर द्विमुखी बाईफेसियल सौर संयंत्र है, यह क्या है कि बिना किसी अतिरिक्त भूमि पर कब्जा किए सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए मेट्रो की ऊंची संरचना का उपयोग करेगा। ठीक है, यानी कि मेट्रो की जो ऊंची संरचना ऊर्ध्वाधर रूप में उस पर ही सौर पैनलों को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर सौर पैनल और ऊर्जा कुशल LED सिस्टम टिकाऊ शहरी जीवन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस संयंत्र का उद्घाटन दिल्ली में आयोजित ग्रीन मेट्रो सिस्टम शहरी गतिशीलता का भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के एक हिस्से के रूप में किया गया है। ठीक है, DMRC ने भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के साथ मिलकर इस सम्मेलन की मेजबानी की है। ठीक है, भारत विकास और सततता के साथ 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो यह बिंदु भी आप नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। गिद्ध गणना में संख्या के मामले में मध्य प्रदेश शीर्ष पर। अभी दोस्तों हाल ही में गिद्धों की गणना हुई, गिद्धों की संख्या की, उसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पे रहा है। यानी मध्य प्रदेश पहले स्थान पे रहा है। यह गणना वन विभाग द्वारा, यह गणना जो हुई थी दोस्तों, यह वन विभाग द्वारा यह गणना हुई थी और मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा यह गणना हुई थी। ठीक है, जो कि 17 से 19 फरवरी 2025 तक आयोजित की गई थी। ठीक है, गिद्ध गणना के पहले चरण के बाद मध्य प्रदेश में देश की सबसे अधिक गिद्ध आबादी दर्ज की गई थी। ठीक है, राज्य वन विभाग के अनुसार राज्य में कुल 12,981 गिद्ध पाए गए, जो कि 2024 में दर्ज 10,885 गिद्धों की तुलना में अधिक है। ठीक है, इस तरीके से क्या है कि मध्य प्रदेश में गिद्धों की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पहली बार 2016 में गिद्धों की गणना हुई थी, जब राज्य में 6,999 गिद्ध थे। इसके बाद यह 2018 में, फिर 19 में, फिर 21 में, फिर 24 में, अब 25 में हुई है। ठीक है, विश्व में कुल 23 प्रकार के गिद्ध पाए जाते हैं, जिसमें से भारत में 9 प्रजातियां मौजूद है। मध्य प्रदेश 7 गिद्ध प्रजातियों का घर है, जिसमें से 4 अस्थायी निवासी, लंबी चोंच, सफेद पीठ, मिस्री जो होते हैं मिस्र वाले, और एक लाल सिर वाला गिद्ध ही, और 3 प्रवासी गिद्ध, एक हिमालय ग्रिफॉन, एक परेशियन ग्रिफॉन और एक सिनरियस गिद्ध। ये 3 तो
प्रवासी हैं, 4 अस्थायी। इस तरीके से 7 गिद्धों की प्रजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। और मध्य प्रदेश में गिद्धों का सबसे बड़ा कुनबा पन्ना नेशनल पार्क, यानी मध्य प्रदेश में गिद्धों की सबसे ज्यादा संख्या पन्ना नेशनल पार्क में पाई जाती है। यहाँ लाल सिर वाला गिद्ध, इसे एशियाई राजा गिद्ध है, भारतीय काला गिद्ध या पांडिचेरी गिद्ध भी कहा जाता है, पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना अगला बिंदु। दार्जिलिंग चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खुल गया है। ठीक है, अब क्या है कि भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल में यह पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान, ठीक है, यह देश का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक है, जो कि फरवरी 2025 में पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, यानी चालू हो जाएगी। यह सुविधा जुलाई 2024 में स्थापित हुई और इसका उद्देश्य क्या है? संकटग्रस्त प्रजातियों के आनुवंशिक पदार्थों, डीएनए, कोशिका और ऊतक को संरक्षित करना है। ठीक है, इसके साथ ही प्राणी उद्यान ने एक पशु संग्रहालय का भी शुरुआत की है, जिससे वन्यजीव संरक्षण और अनुसंधान को मजबूती मिलेगी। ठीक है, इस परियोजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र, यह दोनों लोगों ने सहयोग करके इसको बनाया है। ठीक है, जो भारत की जैव विविधता संरक्षण रणनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। ठीक है, अब पद्मजा नायडू जो चिड़ियाघर है, इसमें जो बायो बैंक स्थापित है वह एक फ्रोजन जू के रूप में काम करेगा, जहां संकटग्रस्त प्रजातियों से प्राप्त डीएनए, कोशिका और ऊतक नमूनों को -196 डिग्री पर तरल नाइट्रोजन में क्रायोजेनिक विधि से संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, यह विधि वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रजनन कार्यक्रमों और भविष्य में प्रजातियों के पुनर्जीवन प्रयासों के लिए उपयोगी होगा। ठीक, फरवरी 2025 तक इस बायो बैंक ने 23 प्रजातियों के 60 से अधिक जानवरों के आनुवंशिक नमूने एकत्रित किए हैं, जिनमें वे प्रजातियां शामिल हैं जो विलुप्त होने के उच्चतम जोखिम पर हैं। ठीक है, इस दीर्घकालिक आनुवंशिक भंडार का लक्ष्य वन्यजीवों के संरक्षण में वैज्ञानिकों की सहायता करना और जैव विविधता की हानि को रोकना है। ठीक है, यह पहल राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित की जा रही है, जिसमें दिल्ली का राष्ट्रीय प्राणी उद्यान और ओडिशा का नंदनकानन प्राणी उद्यान भी भविष्य में ऐसे बायो बैंक स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, बायो बैंक के अलावा पद्मजा नायडू चिड़ियाघर में एक आधुनिक पैथोलॉजी प्रयोगशाला और कंगाल संग्रहालय भी शुरू किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला बिंदु। दोस्तों, केरल सरकार की एक्सपायरी दवाओं के संग्रह और निपटान पर पहली परियोजना, यानी कि जो एक्सपायर हो चुकी हैं दवाएं हैं, उनको जैविक रूप से उनका निस्तारण करने के लिए केरल सरकार ने एक परियोजना की शुरुआत की है। यानी कि देश में पहली बार राज्य औषधि नियंत्रण विभाग घरों से एक्सपायरी और अप्रयुक्त दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से एकत्रित करने और उनका निपटान करने के लिए एक परियोजना शुरू कर रहा है। ठीक है, केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कोझिकोड में एन प्राउड अप्रयुक्त दवाओं को हटाने के लिए नया कार्यक्रम नामक परियोजना का उद्घाटन किया। एन प्राउड जो है वह न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स परियोजना। ठीक है, इसके हिस्से के रूप में अधिकारी घरों में अप्रयुक्त दवाओं को इकट्ठा करेंगे या निर्दिष्ट स्थान पर उसके निपटान के लिए सुविधाएं प्रदान करेंगे। ठीक है, यह पहली बार है जब देश में सरकारी स्तर पर इस तरह की परियोजना शुरू करी है, इसे लागू किया गया। ठीक है, यह परियोजना कोझिकोड निगम और कोझिकोड जिले के उल्लेरी पंचायत में पहली बार लागू की जा रही है। राज्य सरकार इसे पूरे राज्य में लागू करने की योजना बना रही है, यानी कि यह पूरे केरल में भी लागू किया जाएगा। ठीक है, इसका संचालन 3 चरणों, घरेलू संग्रहण, अस्थायी संग्रहण के सार्वजनिक स्थानों पर नीले रंग के डस्टबिन लगेंगे जिसमें लोग एक्सपायरी दवाओं को डाल देंगे, और हरित कर्म सेना ग्रीन टास्क फोर्स इन दवाओं को संग्रहण प्रक्रिया के प्रबंधन में भूमिका निभाएगी। ठीक है, इस प्रकार एकत्र की गई दवाओं को केरल एनवायरो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अपशिष्ट करके वहाँ के वैज्ञानिक जो है अपशिष्ट उपचार संयंत्र में वैज्ञानिक रूप में संशोधित किया जाएगा, जिसे केंद्रीय और राज्य पर्यावरण विभागों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। ठीक है, कि यह संसाधित हो गई हैं कि नहीं। ठीक है, तो नाम क्या था? एन प्राउड था। देश के प्रकृति परीक्षण अभियान के नाम 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, भारत ने आयुर्वेदिक और समग्र स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए प्रकृति परीक्षण अभियान के तहत 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए हैं, जो आयुर्वेद की बढ़ती वैश्विक मान्यता को दर्शाता है। ठीक है, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग और आयुष मंत्रालय के सहयोग से इस अभियान का पहला चरण 20 फरवरी 2025 को मुंबई में संपन्न हुआ। इस पहल ने आयुर्वेद को सार्वजनिक स्वास्थ्य से जोड़ने और स्वास्थ्य देखभाल में डेटा संचालित
दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और जो यह 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं वह है एक सप्ताह में किसी स्वास्थ्य अभियान के लिए सबसे अधिक संकल्प प्राप्त करने का रिकॉर्ड। यह है लगभग 6,04,912 60 लाख के आसपास। यह संकल्प नया वैश्विक मानक, इससे कोई रिकॉर्ड धारक नहीं था। ठीक है, इससे पहले इतना ज्यादा कोई एक दिन में सर्वाधिक संकल्प नहीं पाया था, लगभग 60 लाख के आसपास। एक महीने में किसी स्वास्थ्य अभियान के लिए सबसे अधिक संकल्प प्राप्त करने का रिकॉर्ड यह भी हो गया है लगभग 1 करोड़ तक का। ठीक है, इससे पूर्व रिकॉर्ड 58,000 था चीन की सिग्ना और CMB लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा। अब तक किसी स्वास्थ्य अभियान के लिए सबसे अधिक संकल्प प्राप्त करने का रिकॉर्ड भी यही है। ठीक है, इससे पूर्व रिकॉर्ड GP FDC लिमिटेड भारत के पास ही था। सबसे बड़े ऑनलाइन फोटो एल्बम का रिकॉर्ड, डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदर्शित करते हुए लोगों की तस्वीरें लगभग 62,000 के आसपास। ठीक है, सबसे बड़े ऑनलाइन वीडियो एल्बम का रिकॉर्ड, एक ही वाक्य कहते हुए लोगों को वीडियो 12,798 वीडियो। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के निर्णायक श्री रिचर्ड विलियम्स स्टेनिंग ने सभी 5 रिकॉर्डों के पूरे होने की आधिकारिक घोषणा की। साथ ही आयुष मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। ठीक है, अब इस अभियान का महत्व क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। यह जन भागीदारी का व्यापक स्तर पर विस्तार किया जाएगा। इसमें 1.29 करोड़ से अधिक लोगों ने प्रकृति निर्धारण में भाग लिया, जो 1 करोड़ से अधिक लक्ष्य था इसका। ठीक है, उससे ज्यादा ही हो गए। इसमें कुल 1,81,667 स्वयंसेवक शामिल है, जिसमें 1,33,758 आयुर्वेद के विद्यार्थी थे, 16,155 शिक्षक थे और 31,000 चिकित्सक थे लगभग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, जो कि 28 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, इस दिवस की शुरुआत पर इसे की थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली प्रतिभागी भी बनी थी इसकी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इस पहल ने आयुर्वेद को भूमिका को रोग निवारक चिकित्सा और जीवन शैली प्रबंधन में मजबूत किया है। ठीक है, भारत के पहले कांच का पुल का उद्घाटन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 30 दिसंबर 2024 को भारत के पहले कांच के पुल ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया, जो कि कन्याकुमारी में स्थित है। यह जो पुल है यह विवेकानंद रॉक मेमोरियल और 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर की प्रतिमा को जोड़ता है। ठीक है, जिससे कन्याकुमारी एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में और अधिक आकर्षक बन गया है। ठीक, तमिलनाडु सरकार इसे 37 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया है। यह कांच का पुल यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने और स्थानीय पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। यह परियोजना तिरुवल्लुवर प्रतिमा के अनावरण की रजत जयंती के अवसर पर शुरू की गई। ठीक है, तिरुवल्लुवर प्रतिमा के अनावरण की रजत जयंती के अवसर पर। ठीक है, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री M करुणानिधि ने स्थापित किया था। इस पुल के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनने की संभावना है। इस पुल की लंबाई जो है वह 77 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है। ठीक है, इसकी बो स्टिंग आर्ट डिजाइन जो कि इसे सौंदर्य और स्थायित्व प्रदान करती है। ठीक है, पुल के कांच का सतह पारदर्शी है, जो कि समुद्र के अद्भुत दृश्य और समुद्र के ऊपर चलने का अनुभव प्रदान करती है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के लिए नया प्रारूप लॉन्च कर दिया गया है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारत ने शहरी स्वच्छता और कचरा प्रबंधन में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे स्वच्छता सर्वेक्षण पहल के माध्यम से स्वच्छता के नए मानक स्थापित किए जा रहे हैं। आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा 17 जनवरी 2025 को यह लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के 9वें संस्करण, यह 9वां संस्करण है, ध्यान देना, मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए यह एक नया प्रारूप पेश किया गया है। इस वर्ष सुपर स्वच्छ लीग की अवधारणा शुरू की गई है। ठीक है, क्वेश्चन में सीधे आएगा कि सुपर स्वच्छ लीग क्या है, तो यह अवधारणा किससे संबंधित आपको जवाब देना होगा। जो उन शहरों को मान्यता देती है, जो सुपर स्वच्छ लीग है, जो उन शहरों को मान्यता देती है जो पिछले 3 वर्षों में 2021 से 2023 में लगातार स्वच्छता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके हैं। सुपर स्वच्छ लीग में 12 शहर शामिल किए गए हैं। यह श्रेणीकरण जनसंख्या के आधार पर इसे किया गया है। ठीक है, जिससे स्वच्छता मानकों का समावेशी आकलन सुनिश्चित किया गया है। 2016 में शुरू किया गया स्वच्छ सर्वेक्षण दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है, जिसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, यह सर्वेक्षण
निरीक्षण, स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के विभिन्न मानकों शहरी क्षेत्रों का मूल्यांकन करता है, जिसने शामिल किया है कचरा प्रबंधन, जनता की प्रतिक्रिया, स्थल निरीक्षण, स्वच्छता, बुनियादी ढांचा अर्थात शौचालयों, जल आपूर्ति और जल निकासी प्रणालियों की उपलब्धता, रखरखाव, तृतीय पक्ष एजेंसियों द्वारा रेटिंग के माध्यम से इसको निर्मित किया जाता है। 2024 में उन शहरों को सुपर स्वच्छ लीग में शामिल किया गया है जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में 2021 से 23 में कम से कम 2 बार शीर्ष में स्थान प्राप्त किया है। शहरों का निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए उन 5 जनसंख्या आधारित समूहों में विभाजित किए गए। भारत के 2024 के शीर्ष 12 स्वच्छतम शहरों की सूची इस प्रकार है। तो ठीक है, तो पहले देख लेते हैं 20,000 से कम जो जिन बहुत छोटे शहर, उसमें ये शहर उत्कृष्ट कचरा प्रबंधन और स्वच्छता प्रथाओं का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो पहले स्थान पे है पंचगनी महाराष्ट्र का, दूसरे स्थान पे है पाटन। अब देख लेते हैं 20,000 से 50,000 वाले शहरों में, तो पहले स्थान पे है 20,000 से 50 वाले में बीटा जो कि महाराष्ट्र का है, और सासवाड़ जो कि महाराष्ट्र का ए भी है। ठीक है, मध्यम शहर जो कि 50,000 से 3 लाख की जिनकी जनसंख्या है, इनके बीच में तेजी से शहरीकरण के बावजूद इन शहरों ने कचरा पृथक्करण और स्वच्छता जागरूकता में सुधार दिखाया है। तो इनमें से वो शहर हैं अंबिकापुर, और 6ठे नंबर पर तिरुपति, और 7वें नंबर पर नई दिल्ली पालिका परिषद एनडीएमसी, जो कि एक छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, तिरुपति आंध्र में, और नई दिल्ली तो दिल्ली में है ही। बड़े शहर जो कि 3 लाख से 10 लाख जिनकी जनसंख्या, उनमें 8वें स्थान पे यानी पहले स्थान पे नोएडा है, दूसरे स्थान पे चंडीगढ़ है। ठीक है, मिलियन प्लस शहर जिनकी 10 लाख से अधिक जनसंख्या है, उनमें पहले स्थान पे इंदौर है, दूसरे स्थान पे नवी मुंबई है, तीसरे स्थान पे सूरत है। ठीक है, और इंदौर लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। शहर ने 100% कचरा पृथक्करण, उन्नत खाद निर्माण तकनीकी और डिजिटल कचरा निगरानी प्रणाली लागू कर अन्य शहरी केंद्रों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। इंदौर की सफलता के प्रमुख कारण है 100% डोर टू डोर कचरा संग्रहण। इंदौर में भारत का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट है जो जैविक कचरे को ईंधन में बदलता है। ठीक है, और नागरिक सहभागिता जिसने नियमित स्वच्छता अभियान, जागरूकता कार्यक्रम और स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन शामिल किया है। ठीक है, यह स्मार्ट कचरा प्रबंधन, एआई आधारित कचरा निगरानी और जीपीएस सक्षम कचरा संग्रहण का वाहन भी स्थापित किया है, यानी ये जीपीएस आधारित वाहनों का तहत वाहनों के द्वारा कचरे का संग्रहण किया जाता है। सुपर स्वच्छ लीग यह सुनिश्चित करती है कि शीर्ष रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले शहरों का मूल्यांकन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाए, जिसे जनसंख्या आधारित भेदभाव रोका जा सके। ठीक है, तो सुपर लीग जो है इसके प्रमुख लाभ यही अगर देखा जाए तो उसमें टिकाऊ के बीच, शहरों के बीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, टिकाऊ कचरा प्रबंधन प्रथाओं को प्रोत्साहित करेगा, यह स्वच्छता अभियानों में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाएगा, स्वच्छता और कचरा निपटान तकनीकों के नवाचार को भी बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अगले बिंदु को। यह मोपा हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीत लिया है। ठीक है, मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे जीएमआर गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा विकसित किया और संचालित किया गया है, ने फरवरी में 2025 में इतिहास रचते हुए भारत का पहला हवाई अड्डा बना है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सुरक्षा पुरस्कार 2024 के तहत सेवा क्षेत्र श्रेणी में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार स्वर्ण ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह बिंदु आप नोट डाउन कर लेंगे, बाकी इसमें इतना कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, एक नई बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, भारत की तटरेखा में विस्तार किया गया है। विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा केंद्र ने तो उपग्रह और क्षेत्र सर्वेक्षण डेटा का उपयोग करके भारतीय तटरेखा में परिवर्तन का अध्ययन कर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय तटरेखा 47.6% बढ़ गई है, जो वर्ष 1970 में 7516 किमी से बढ़कर 2023-24 में 11,098 किलोमीटर हो गई। महत्वपूर्ण बात है यह। ठीक है, नई पद्धति में खाड़ी, मुहाने, प्रवेश द्वार व अन्य भू आकृतिक विज्ञान संबंधी विशेषताओं को शामिल किया गया है, जिसमें एक पहले सीधी रेखा मापन के तहत तटरेखा नापी गई थी, अब उसमें छोटे खाड़ियों का, प्रवेश द्वारों का, आन सब का भी मापन किया गया है। ठीक है, तटरेखा में बदलाव वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश गुजरात की तटरेखा 1214 किलोमीटर वर्ष 1970 से बढ़कर 2340 किलोमीटर हो गई है, यानी गुजरात की तटरेखा। ठीक है, जो कि समुद्र तट की लंबाई में सर्वाधिक पूर्ण वृद्धि के साथ सबसे लंबी तटरेखा राज्य स्थिति गुजरात ने बरकरार रखी। ठीक है, बंगाल ने 357% वृद्धि दर्ज की, अब उसकी तटरेखा 157 किलोमीटर से बढ़कर 721 किलोमीटर हो गई, जो प्रतिशत के संदर्भ में सबसे अधिक वृद्धि है। ठीक है, तमिलनाडु की संशोधित तटरेखा
906 से बढ़कर 1068 हो गई है। आंध्र प्रदेश से अधिक है, अब जो आंध्र प्रदेश से अधिक हो गई, ठीक है। केरल ने 30 किलोमीटर माने 5% वृद्धि के साथ सबसे कम वृद्धि दर्ज की है, ठीक है। पुडुचेरी की कटाव एवं पुनर्गणना के कारण समुद्र तटीय लंबाई 4.9 किमी यानी -10.4% कम हो गई। एक तरीके से भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि किसकी तटरेखा कम हो गई, तो पुडुचेरी, ठीक। नए माप के बाद समुद्र तट लंबाई में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से ऊपर आ गया है, ठीक है, ध्यान देना है। पुडुचेरी के संकुचन का कारण क्षरण एवं परिष्कृत गणना है, जो अन्यथा समुद्र तट के विकास की सामान्य प्रवृत्ति के विपरीत है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग पनडुब्बी मत्स्य 6000 का बंदरगाह पर परीक्षण पूरा किया गया, ठीक है। अब ये जो पनडुब्बी मत्स्य 6000 है, यह डीप ओशन मिशन पहल के तहत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान को समुद्रयान परियोजना के तहत चौथी पीढ़ी के गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी मत्स्य 6000 का कटुपल्ली बंदरगाह का 27 जनवरी से 12 जनवरी तक गीला परीक्षण किया है, ठीक है। यह परीक्षण 2025 के अंत तक 500 मीटर की गहराई तक उथले पानी में परीक्षण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। 2.1 मीटर व्यास वाली गोलाकार पतवार वाली यह आधुनिक पनडुब्बी 3 व्यक्तियों के संचालन के लिए डिजाइन की गई। मत्स्य 6000 देश के महासागर अन्वेषण क्षमता में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। यह पनडुब्बी गोताखोरी के लिए बैलिस्टिक सिस्टम, 3 दिशाओं में गति के लिए थ्रस्टर्स और बिजली की आपूर्ति के लिए एक बैटरी बैंक भी अपने पास रखेगा, ठीक है। तो यह इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी। अब देख लेते हैं हम लोग अपना अगला बिंदु, भारत में बाल विवाह समय पूर्व बच्चे पैदा करने की दर में कमी हो गई, ठीक है। नेचर बाल विवाह और समय पूर्व बच्चा पैदा करने की दर में कमी आई है, ठीक है। नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार विगत कुछ वर्षों में कई देशों में बाल विवाह और समय से पहले बच्चे पैदा करने की दर में वृद्धि हुई, वहीं भारत में ऐसे मामलों में कमी आई है। इथियोपिया के बोलो विश्वविद्यालय तथा कनाडा के मैकमास्टर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारत समेत 106 देशों पर अध्ययन किया, ठीक है, जिसमें से 1990 से 2023 तक 12 लाख से ज्यादा किशोरियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। शोध में कहा गया कि भारत ने अभी 8.38% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र पर कर दी जा रही है। 3.62 किशोरियां 19 साल से कम उम्र में मां बन जा रही हैं, ठीक है। और कम उम्र में शादी व मां बनने का असर स्कूली शिक्षा पर पड़ रहा है। भारत में 5.70 लड़कियां स्कूल से बाहर है, ठीक है। अध्ययन के अनुसार दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बाल विवाह की दरें अब भी अधिक बनी हुई। बांग्लादेश में 55% और लड़कियां और 18 साल से कम उम्र में इनका विवाह किया जा रहा है। सेंट्रल अफ्रीका में 49%, माली में यह दर 39% है, ठीक है। सबसे कम दर ट्यूनीशिया की, जहां केवल 0.06% लड़कियों में ही या 18 साल से कम उम्र में शादी की जा रही, ठीक है। तो यह था इस रिपोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। कुछ देश में बाल विवाह और 19 वर्ष पहले मां बनने की स्थिति, जिसमें से बांग्लादेश पहले स्थान पर, भारत दूसरे पे, सेंट्रल अफ्रीका तीसरे पे, मैक्सिको चौथे पे, नाइजर 5वें पे, पाकिस्तान 6ठे पे, ठीक है। संसद में 6 नई भाषाओं के अनुवाद सेवा का विस्तार कर दिया गया। दोस्तों 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत समेत 6 नई भाषाओं में अनुवादक सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है, ठीक है। यानी कि अब इन भाषाओं में भी उनका अनुवाद किया जाएगा, ठीक है। अब संसद में 16 भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध हो जाएगा, जिसमें 22 आधिकारिक भाषाओं को शामिल करने का लक्ष्य है। इससे पहले 10 भाषाएं असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु के साथ हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद सेवाएं उपलब्ध थी, ठीक है। अब यह है भारत में शिशु मृत्यु दर में 70% की कमी आई है, ठीक है। अब यह किसने बताया, तो दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है यहाँ भारत में कि 70% घटा दिया गया शिशु मृत्यु दर। संयुक्त राष्ट्र की मार्च 2025 में जारी इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मार्टिलिटी एस्टिमेशन रिपोर्ट में यह बात कही गई, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ी सफलता का कारण वह आयुष्मान भारत योजना, स्वास्थ्य क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश में लाखों बच्चों की जान बची है। यूएन रिपोर्ट में कहा कि वर्ष 2000 के बाद भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत का आंकड़ा 70 और नवजात की मौत का आंकड़ा 61% तक कम किया, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के तहत हर परिवार को $5500 बीमे में हालत बदले हैं। रिपोर्ट में भारत, नेपाल, सेनेगल, घाना का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इन देशों में निवेश एवं संसाधनों का सही प्रयोग करते हुए मृत्यु दर को कम किया है, ठीक है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में
छोटे स्तर पर कई बड़े सुधार किए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर कर्मियों को गर्भवतियों की देखरेख और प्रसव कराने का प्रशिक्षण दिया गया है। डाटा प्रबंधन के कारण सही फैसले लिए गए हैं। 2023 में टीकाकरण वर्ष 2020 के मुकाबले 56 से 93% बच्चे सुरक्षित हैं। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 2023 से 48 लाख बच्चों की मौत विभिन्न बीमारियों से हुई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी भारत सरकार के प्रयासों से सरकारी अस्पतालों में प्रसव और ऑपरेशन मुक्त, बच्चों की देखरेख के लिए मुफ्त में एम्बुलेंस सेवा, अस्पताल में जांच, दवा और निःशुल्क भोजन, बच्चों के लिए अस्पतालों से अलग अलग यूनिट का निर्माण किया गया है। ये सब बातें हैं, ठीक है। भारत अब यह राष्ट्रीय पोषण का अंतिम बिंदु है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग अपने अगले बिंदु को देखेंगे। भारत में 4 नए रामसर स्थल शामिल किए गए, जिसमें से हैं सक्कर कोट्टई पक्षी अभयारण्य, थेरथंगल पक्षी अभयारण्य जो कि सिक्किम में स्थित है, खेचो पलरी आर्द्रभूमि यह सिक्किम में स्थापित है, और झारखंड का उधवा झील। इन चारों को रामसर साइट में स्थान दिया गया। इस तरीके से कुल बढ़कर अब 89 हो गई भारत में, ठीक है। तमिलनाडु देश का सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य बन गया, जहां पर टोटल 20 रामसर स्थल हैं, और वैश्विक स्तर में भारत दुनिया का तीसरा सर्वाधिक रामसर वाला स्थल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा राष्ट्रीय पोषण समाप्त होता है। अब इसके बाद हमारा जो बचा हुआ है अगले बिंदु, जैसे कि पुरस्कार, युद्धाभ्यास, नियुक्तियां, निधन, ये सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय और रैंकिंग और आर्थिकी वाले पोर्शन को देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इन राष्ट्रीय भाग को अपना कवर कीजिए अच्छे से तरीके से, और आप इसे जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताए गए उन्हें नोट डाउन करके याद करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा तो उसमें आपको और पोर्शन को कवर कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।